मम्मी को कितनी बार कहा है कि छुट्टियों पर आप मायके जाओ ना। अब देखिए, आपके चले जाने से कितना कुछ यहाँ पर रुका पड़ा हुआ है। एक तो ऑलरेडी इतने सारे काम मेरे हिस्से में हैं। बस 1 महीना और इंतज़ार कर लेती फिर जाती, लेकिन नहीं, उनको तो हर जगह जाना बहुत ज़रूरी है। खैर, हमेशा जब घर आती तब उसे सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाता, लेकिन अब तो खुद ही सब कुछ बनाना पड़ेगा। दिनचर्या के विपरीत आज कॉलेज से उसे घर लौटने में काफ़ी देर हो गई थी। भूख, थकान और मानसिक परेशानी से ग्रस्त जब वह घर पहुंची तो बैग एक और फेंक बिस्तर पर औंधी गिर पड़ी। खाने को घर में कुछ था ही नहीं, ना कुछ बनाने की इच्छा थी। जाते हुए माँ ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊं। सोना चाहती थी, पर भूखे पेट होने की वजह से नींद भी पास फटकने से इनकार कर दिया था। अचानक दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनकर शिथिल कदमों से चलकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आकृति खड़ी थी। दीदी, आपके लिए खाना लाई हूँ। आकृति के मुंह से यह सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे निर्जीव शरीर में किसी ने प्राण फूंक दिए हों। मैंने हंसकर उसका स्वागत किया। वैसे भी आकृति का आना हमेशा मुझे ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार के आने जैसा मुस्कान देता था। आकृति मेरी मौसी की बेटी थी। उसकी और मेरी माँ चचेरी बहनें थीं। एक ही शहर तो क्या, एक ही मोहल्ले में रहने के कारण हमारे संबंध घनिष्ठ थे। हम दोनों बहनों का रिश्ता सहेलियों जैसा था। हालांकि आकृति मुझसे 6 साल छोटी थी, लेकिन हम दोनों की आपस में बहुत बनती थी। किसी भी विषय में किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो आकृति मुझसे बेझिझक पूछती थी। मैं आकृति के हर प्रश्न का उत्तर देती और उसे ऊंच नीच भी समझाती थी। आकृति बुद्धि और सुंदरता का अच्छा खासा संगम थी। मेरी शादी के वक्त आकृति ने कॉलेज में प्रवेश ले लिया था। शादी के बाद मुझे दिल्ली छोड़कर मुंबई जाना था, जहां मेरी ससुराल थी। यह जानकर आकृति बेहद उदास हो गई थी। मैंने उसे समझाया कि जब कभी मेरी याद आए तो फ़ोन कर लेना मुझे और छुट्टियों में मुंबई आ जाना। आखिर वह दिन भी आ गया जब अपनों को छोड़कर नए रिश्तों के बंधन में बंध कर मैं मुंबई आ गई। मेरी शादी के बाद भी आकृति और मेरा स्नेह पूर्ववत बना रहा। विनीत, मेरे पति भी उससे बेटी जैसा स्नेह करते थे। समय पंख लगाकर उड़ने लगा और देखते ही देखते मैं विवेक और विधि 2 बच्चों की माँ बन गई। विधि की जजगी के लिए जब मैं दिल्ली माँ के पास आई थी तो आकृति ने MBA का इम्तिहान दे दिया था और नतीजे का इंतज़ार कर रही थी। नतीजा आने से पहले ही उसे मुंबई में नौकरी मिल गई, पर मौसी जी और मौसा जी आकृति को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। किसी तरह मैंने और विनीत ने उन्हें मना ही लिया। आकृति की खुशी का ठिकाना न रहा। आकृति को मुंबई आए 4 महीने हो गए थे। साथ रहने से हमारी अंतरंगता और बढ़ गई थी। ऑफिस से लौटते ही वह बच्चों के साथ बच्ची बनकर खेलने लगती थी। बच्चे उस पर जान छिड़कते थे। एक दिन उसने बच्चों की तोतली आवाज़ में कही कहानियों को टेप किया तो मैंने उससे गाना गाने को कहा, क्योंकि गाती वह अच्छा थी। मैंने उसके 4 गाने टेप किए। उन दिनों मौसी जी आकृति के लिए जी जान से लड़का ढूंढने में लगी हुई थी। इत्तेफाक से उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल गया। वर पक्ष के लोग मुंबई में ही रहते थे, पर उनका बेटा अनुराग बेंगलुरु में कार्यरत था। मौसी जी मौसा जी के साथ मुंबई आई। लड़का और उसके परिवार वालों से मिलने के बाद दोनों बेहद खुश थे। उनकी अनुभवी आंखों ने परख लिया था कि लड़के के रूप को यदि ताक पर रख देखा जाए तो लड़का हर लिहाज में आकृति के लायक था। आकृति को देखते ही अनुराग और उसके घर वालों ने उसे पसंद कर लिया था, पर आकृति के मन में दुविधा थी। उसने अपने जहन में एक राजकुमार की तस्वीर को बसा रखा था, जैसा कि इस उम्र की लड़कियों के साथ अक्सर होता है, लेकिन वास्तविकता तो सपनों की दुनिया से कोसों दूर होती है। मौसी जी ने आकृति को समझाया, बेटी, लड़के के रंग रूप पर मत जाओ। लड़का गुणों की खान है, इतनी सारी डिग्रियों से विभूषित, इस छोटी सी उम्र में इतने ऊंचे पद पर कार्यरत है। व्यवहार भी उसका अति शालीन है।
मेरा मन कहता है कि तुम वहाँ खुश रहोगी। मौसी जी के समझाने पर आकृति अनुराग से मिलने के लिए तैयार हो गई। अनुराग से मिलने के बाद आकृति ने भी शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी। इस तरह आकृति की शादी हो गई और वह अनुराग के साथ बेंगलुरु चली गई। शादी के बाद आकृति जब अनुराग के साथ पहली बार अपने ससुराल मुंबई आई तो पहले ही दिन दोनों हमसे मिलने चले आए। आकृति बेहद खुश नजर आ रही थी। उसका खिला खिला रूप व बात बात पर चहकना उसके सफल दाम्पत्य जीवन की दास्तान को बयान कर रहा था। फिर भी औपचारिकतावश मैंने जब आकृति से उसका कुशल छीन पूछा तो उसने चहकते हुए कहा, दीदी आप, माँ पापा सब सही थे। अनुराग सचमुच गुणों की खान हैं। वे मुझे पलकों पर बैठा कर रखते हैं। ससुराल में भी मुझसे सब बहुत स्नेह करते हैं। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद आकृति की ज़िंदगी में कुछ बुरा घटा तो कुछ अच्छा। बुरी घटना यह थी कि हृदय गति रुक जाने के कारण मौसा जी गुजर गए। खुशखबरी यह थी कि आकृति माँ बनने वाली थी। रीति रिवाज यह कह रहे थे कि पहली जचकी के लिए आकृति को मायके जाना चाहिए, पर अनुराग को आकृति से इतने दिनों का अलगाव मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने मौसी जी को ही बेंगलुरु बुला लिया। अनुराग और आकृति दोनों को बेटी की चाह थी। उसकी डिलीवरी का दिन करीब आ गया था। हम यहाँ बेसब्री से खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे थे। खबर आई कि उनकी इच्छा अनुसार उन्हें बेटी पैदा हुई थी, पर बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही आकृति की हालत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद आकृति को बचाया नहीं जा सका। यह खबर सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि विनीत मुझे समझा समझा कर थक गए। संगीता, ऐसी नाजुक घड़ी में तुम्हें संयम बरतना ही होगा। तुम इस कदर टूट जाओगी तो मौसी जी, अनुराग, इन सबको कौन संभालेगा। मैं बेंगलुरु के लिए टिकट लेकर आता हूँ, तुम जाने की तैयारी करो। इस वक्त हमारा वहाँ रहना बेहद ज़रूरी है, कहकर विनीत चले गए। शाम की फ़्लाइट से हम बेंगलुरु पहुँच गए। हमने अपने आने की सूचना अनुराग को दे दी थी। एयरपोर्ट से बाहर आने पर हमने देखा कि अनुराग बेहद उदास मुद्रा में चलकर हमारी ओर आ रहा था। घर पहुंचने पर हमने देखा कि मौसी जी एक कोने में दुबकी बैठी थी। मैंने उन्हें जाकर गले से लगा लिया, पर इकलौती बेटी की मौत ने उन्हें पत्थर बना दिया था। ना रो रही थी, ना ही बातें कर रही थी। अनुराग की माँ की हालत भी ठीक नहीं थी। उन्हें दमे का दौरा पड़ा था। पालने में आकृति की बेटी सोई थी, दुनिया से बेखबर। अनुराग एक रोबोट की तरह अपना काम निपटाकर दफ्तर जाया करता था और दफ्तर से लौटकर घर आने पर एक अंधेरे कोने में बैठ जाया करता था। शायद आकृति की याद के साथ रहना चाहता था। नवजात शिशु के रोने पर यंत्र चालित मशीन की तरह चलकर आता, उसे चुप कराकर फिर अंधेरे में बैठ जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। दोनों वृद्ध माताएं बच्ची की परवरिश में लगी रहती थी। 2 दिन वहां रुककर हम वापस मुंबई लौट आए। मैंने और विनीत ने सबको आश्वासन दिया कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हमें खबर कर दें। अनुराग ने शिशु की देखभाल के लिए एक दाई रख ली। मौसी जी कब तक अनुराग के घर पे पड़ी रहती। आखिर उनका अपना कहलाने वाला इस दुनिया में कोई और था भी तो नहीं। मैंने आग्रह करके मौसी जी को अपने पास बुला लिया। मौसी जी दिन भर आकृति की ही बातें किया करती थी। मैं भी उन्हें बात करने को प्रोत्साहित किया करती थी। इस तरह खुलकर बातें करने से उनका दुख कुछ तो कम हो रहा था। 2 महीने मेरे पास रहने के बाद मौसी जी ने वापस लौटने की इच्छा जाहिर की। वे कुछ हद तक सामान्य भी हो गई थी। मैं भी अब उन पर रुकने के लिए दबाव नहीं डालना चाहती थी। मैंने उनसे कहा, जब भी मन हो बेझिझक मेरे पास आ जाइएगा। आकृति को गुजरे अब 3 महीने हुए थे कि माँ ने मुझे खबर दी कि मौसी जी ने बताया है कि अनुराग शादी कर रहा है। मौसी जी जैसे सांसारिक बंधनों से, मोह माया से अपने आप को मुक्त कर चुकी थी। उन्हें अब कोई खबर विचलित नहीं कर सकती थी। पर खबर सुनकर मैं अवाक रह गई। अनुराग तो आकृति के गुजरने के बाद इस कदर टूट गया था
कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। मेरा दिल इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। मैं विनीत के दफ्तर से लौटने का इंतज़ार करने लगी। विनीत ने घर के अंदर कदम रखा ही था कि उन्हें देखते ही मैं फट पड़ी। विनीत, जानते हो अनुराग शादी कर रहा है। अभी मुश्किल से 3 महीने बीते होंगे आकृति को गुजरे और वह शादी के लिए तैयार हो गया। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, एक नहीं तो दूसरी मिल जाएगी। विनीत भी खबर सुनकर अचरज में पड़ गए। फिर तुरंत ही संभल कर उन्होंने कहा, संगीता, ऐसा नहीं कहते। आकृति अगर नहीं रही तो इसमें अनुराग का क्या दोष। वह कितने दिन उसके शोक में बैठा रहेगा। बच्ची को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए ना। उसकी बूढ़ी माँ कब तक उसे संभालेंगे। विनीत की बातों ने मुझे सांत्वना देने की बजाय आग में घी का काम किया। मैं चीखने लगी, हाँ हाँ, आप भी तो मर्द हो, अनुराग का पक्ष लोगे ही। कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप भी दूसरी शादी करने से बाज नहीं आओगे। बच्ची का बहाना मत बनाओ। बच्ची की आड़ में अपनी इच्छा पूरी की जा रही है। यही काम यदि कोई औरत करे तो समाज उस पर शब्दों के बाण चलाने से नहीं चुकेगा। मैं आक्रोश में आकर अनुराग और विनीत ही नहीं बल्कि पूरी पुरुष जाति को कोसने लगी। विनीत ने मेरे भड़कने पर भी अपना आपा नहीं खोया। शांत स्वर में मुझे समझाने लगे, संगीता, तुम अभी गुस्से में हो। गुस्से में जब लोग अपना संयम खो बैठते हैं तो सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। इस तरह दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। 2 दिन बाद अनुराग का ईमेल आया, दीदी, मैं शादी कर रहा हूँ। बहुत ही सादे ढंग से मंदिर में हो रही है शादी। बाकी मिलने पर बताऊँगा। मैंने इस संक्षिप्त से मेल पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक दिन दोपहर का वक्त था। बच्चे स्कूल गए थे। काम निपटा कर मैं थोड़ा आराम कर रही थी। आकृति के बारे में ही सोच रही थी कि मुझे उस टेप की याद आई जिसमें बच्चों की आवाज़ के साथ साथ आकृति की आवाज़ भी टेप थी। टेप चलाकर सुनने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने अनुराग खड़ा था। अभी तक अनुराग से मेरी नाराज़गी दूर नहीं हुई थी। फिर भी औपचारिकतावश मैंने अनुराग को अंदर बुलाया। टेप में आकृति की आवाज़ सुनकर चौंक गया अनुराग। वह कुछ कहना चाहता था पर इतना भावुक हो गया कि उसकी आवाज़ भर्रा गई। अचानक अपनी भावना पर काबू ना पा सकने के कारण फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे पीने को पानी दिया। वह कुछ देर यूं ही बैठा रहा। फिर उसने मुझसे शुरू से टेप चलाने को कहा। थोड़ा संयंत्र होने पर मैंने उसे खाना खाने को कहा। उसने जवाब में कहा, दीदी, मुझे भूख नहीं, आप बस थोड़ी देर मेरे पास बैठिए। मैं ऑफिस के काम से मुंबई आया हूँ। आपसे अकेले में बात करना चाहता था, इसीलिए आपके पास चला आया। मैंने उसे शादी की मुबारकबाद दी तो कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, दीदी, आप सोच रही होंगी कि मैंने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली। क्या करता दीदी, मैं मजबूर हो गया था। माँ दमे की मरीज है, कब तक बच्ची की देखभाल करती। माँ की सहायता के लिए मैंने 2 दाइयाँ रखीं। पहली आई, बच्ची के मुंह में दूध का बोतल देकर उगती रहती थी। दूध किनारे से बह जाता था। दूसरी रखी तो घर से चीज़ें गायब होने लगी। मामा जी आए थे। उनके समझाने पर मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। मामा जी ने अखबारों में इश्तहार दे दिया। कई परिवारों की ओर से जवाब आया। मैंने किसी भी लड़की की तस्वीर की ओर नज़र तक नहीं डाली, बस आए हुए पत्रों को पढ़ता रहा। तभी एक पत्र ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। यह पत्र सुप्रिया के पिता ने लिखा था। शादी के 1 साल बाद ही सुप्रिया के पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पत्र पढ़ने के बाद मैंने उनसे संपर्क किया। मैं जब सुप्रिया से मिला तो मैंने देखा कि सुप्रिया का रूप अत्यंत साधारण था। पति की मृत्यु के बाद वह छोटी मोटी नौकरी करती हुई उद्देश्यहीन जीवन जी रही थी। सुप्रिया ने मुझे एक और बात बताई कि जब वह काफ़ी छोटी थी, उसकी माँ नहीं रही थी और विमाता ने ही उसे पाला था। उस वक्त मुझे यही लगा कि जिस लड़की ने इस छोटी सी ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हो, वह मेरी अनुराधा की देखभाल अवश्य अच्छी तरह करेगी। दूसरी बात जो उस वक्त मेरे जहन में आई वह यह थी कि सुप्रिया से शादी करके मैं न सिर्फ अनुराधा के लिए एक अच्छी माँ लेकर आऊँगा,
बल्कि एक अबला को भी नवजीवन दूंगा। अनुराग के मुंह से उसके विचार जानने के बाद और यह जानने के बाद कि उसने रूप को ताक रखकर एक योग्य लड़की का चुनाव किया था, मुझे लज्जा आने लगी अपने आप पर कि मैंने अनुराग को कितना गलत समझा था। अक्सर हम बिना पूरी जानकारी के लोगों के बारे में कितनी गलत राय बना लेते हैं। अनुराधा साल भर की हो गई थी। अनुराग ने उसके जन्मदिन की तस्वीर भेजी थी। गुलाबी रंग की फ्रॉक में परी लग रही थी अनुराधा का जन्मदिन और आकृति की बरसी की तारीख एक ही थी। सुबह अनुराधा को जन्म देकर उस रात को नहीं रही थी आकृति। अनुराग ने लिखा था कि आकृति की खुशियों के लिए उसने पूरी धूमधाम से अनुराधा का जन्मदिन मनाया था, क्योंकि वह अनुराधा की खुशियों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता था। अनुराधा जब 2 साल की हुई तो अनुराग को अमेरिका में एक अच्छी नौकरी मिल गई। अमेरिका जाने से पहले तीनों आए थे मुझसे मिलने। अनुराधा को देखकर, आकृति को याद करके मेरी आंखें गीली हो गई थी। मेरा ध्यान सुप्रिया की ओर गया तो मैंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। सुप्रिया को मैं तस्वीर में तो देख चुकी थी, पर पहली बार उससे रूबरू होने का मौका मिला था। उसकी शकल सूरत तो अति साधारण थी और वह कुछ भीरू और संकोची भी लगी। मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की तो धीरे धीरे मेरे स्नेहिल व्यवहार के कारण वह मुझसे खुलकर बातें करने लगी। जब वे जाने लगे तो मैंने सुप्रिया से संपर्क बनाए रखने को कहा। सुप्रिया ने अपना वादा निभाया और मुझसे संपर्क बनाए रखा, कभी फ़ोन पर तो कभी ईमेल भेजकर। अनुराधा 3 साल की थी तो खबर आई कि सुप्रिया ने बेटे को जन्म दिया है। मैंने उन्हें बधाई दी। पुत्र के जन्म के 1 साल बाद पूरा परिवार भारत आया तो वे जल्द ही मुझसे मिलने भी आए। अनुराधा अब पटर पटर बोलने लगी थी। उसका भाई सावला दुबला पतला था। वह अपनी माँ पर गया था। अनुराग और सुप्रिया बेहद आत्मीयता से हमसे मिले, लेकिन पहले की ही तरह उन्होंने हमारे साथ संपर्क बनाए रखा। अनुराग के मुकाबले सुप्रिया ही ज़्यादा बातें किया करती थी। सुप्रिया ने मुझे बताया कि अब उन्होंने निश्चय किया है कि वे अनुराधा को उसकी माँ का सच बताना चाहते हैं। अनुराग का मानना था कि अब अनुराधा समझने लगी है, इसीलिए इस बात को उसे किसी और से पता लगने पर उसे दुख होगा कि हमने उससे क्यों छिपा रखा था। यह सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोचने लगी कि कहीं वास्तविकता जानने के बाद अनुराधा का व्यवहार सुप्रिया के प्रति बदल गया तो। 2 दिन बाद अनुराग का ईमेल आया। दीदी, हमने अनुराधा को आकृति के बारे में बता दिया है। सब कुछ जानने के बाद भी उसका व्यवहार सामान्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पढ़कर मैंने राहत की सांस ली। इस बार अनुराग ने अनुराधा को अकेले भारत भेजा। उसका कहना था कि अगर अनुराधा अपनी माँ के बारे में कुछ जानना चाहे तो अपनी नानी से या मुझसे बेझिझक पूछ सकती है। अनुराधा को लेने हम एयरपोर्ट गए। अनुराधा जब बाहर निकली तो मैं दंग रह गई। उस 13 वर्षीय किशोरी को देखकर वह हूबहू आकृति की तरह दिख रही थी। अनुराधा आकर विधि और विवेक के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। मुझे तो जैसे लाइसेंस मिल गया था आकृति के बारे में बात करने का। मैं जब उसे आकृति के बारे में चंद बातें बताने लगी तो उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। फिर भी मैं चुप नहीं रही और अनुराधा को कुछ और बताने लगी आकृति के बारे में। तो अनुराधा ने कहा, छोड़िए ना बड़ी माँ, मुझे उनके बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी माँ तो सुप्रिया है। अनुराधा जब तक भारत में रही सुप्रिया के ही गुणगान करती रही। आकृति के बारे में उसने कुछ नहीं पूछा। विवेक और विधि के साथ चहकती फिरती रही। नियत दिन पर हमसे आज्ञा लेकर वह अमेरिका लौट गई। न्यूयॉर्क के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में विवेक को MS की पढ़ाई के लिए दाखिला मिल गया। विधि के लिए भी एक अच्छा सा वर मिल जाने के कारण मैंने उसकी शादी कर दी। विनीत ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले ली थी। हम सब ने एक साथ अमेरिका जाने का फैसला लिया। विवेक को भी क्रिसमस की 1 सप्ताह की छुट्टी मिली। हम सब अनुराग के घर पहुँचे। अनुराग और सुप्रिया ने हमारा दिल खोलकर स्वागत किया। अनुराधा अब कॉलेज में दूसरे शहर में पढ़ती थी, पर उसकी भी छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसीलिए वह भी वहीं थी। अनुराधा 21 साल की सुंदर युवती थी। दोनों बच्चों ने आगे बढ़कर हमारा अभिवादन किया।
हमारे आने की खबर मिलते ही सुप्रिया ने ढेर सारी खाने की चीज़ें बना डाली थी। नाश्ता करने के बाद विनीत और अनुराग किसी चर्चा में मशगूल हो गए। सुप्रिया रसोई घर की ओर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे मैंने भी रसोई में प्रवेश किया। मैंने सुप्रिया की मदद करनी चाही तो उसने एक कुर्सी खींचकर उसमें मुझे बैठा दिया। आप यहाँ आराम से बैठकर बातें कीजिए, मैं सब कर लूँगी। फिर सुप्रिया वहाँ से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सुप्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आकृति के गुजरने के बाद अनुराधा के बारे में सोचकर मैं बहुत परेशान हो गई थी कि बिन माँ की बच्ची का क्या होगा, पर तुमने तो उसे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। दीदी, मुझे भी तो अनुराधा की बदौलत ही समाज में इतनी इज्जत मिली है। उसी की बदौलत तो मैं इस घर में आई। मैंने उसे गले से लगा लिया। यह तुम्हारा बड़प्पन है सुप्रिया कि तुम ऐसा सोचती हो। मेरा स्नेह सिक्त स्पर्श पाकर जैसे सुप्रिया के अंदर डूबी हुई ज्वालामुखी फूट पड़ी। मैंने महसूस किया सुप्रिया कितनी आहत थी। आज उसने मेरे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। दीदी, अनुराग ने आज भी अपने मन में आकृति को बसा रखा है। वहाँ मेरे लिए अभी भी कोई जगह नहीं है। शादी के बाद कई साल तक हम दोनों के बीच एक दीवार बनी रही। सिर्फ अनुराधा की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े थे। मुझे लगता है सिर्फ अनुराधा के लिए ही अनुराग ने मुझसे शादी की थी। अनुराग ने मुझसे शादी के कई साल बाद शारीरिक संबंध बनाए, जिसका नतीजा अमित है। आप ही बताइए, जैसा प्यार उन्होंने आकृति के साथ किया था, क्या मैं भी वैसे ही प्यार की हकदार नहीं हूँ? अचानक मुझे सुप्रिया बेहद खूबसूरत लगने लगी। उसकी आंतरिक सुंदरता छलक कर आती हुई बाहर दिखाई दी मुझे। मैंने सोच लिया कि मैं अनुराग से इस विषय पर अवश्य बात करूंगी। खाना खाने के बाद हम घूमने जाने के लिए निकले। सुप्रिया और अनुराग ने अपनी अपनी गाड़ी निकाली। सुप्रिया का एक और रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। पूरे आत्मविश्वास के साथ अमेरिका की सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रही थी सुप्रिया। मेरे आश्चर्य प्रकट करने पर उसने कहा, शुरू शुरू में मैं बहुत डरती थी, पर कार चलाना मेरी मजबूरी थी। यहाँ सार्वजनिक वाहन नहीं मिलते हैं ना। कब तक छोटे छोटे कामों के लिए भी अनुराग पर निर्भर रहते। मैंने कहा, वाह सुप्रिया, तुमने तो बहुत मेहनत की है अपने आप को ऊपर उठाने में। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही संकोची सुप्रिया है। सुबह उठने पर जब मैंने देखा कि सूरज की उजली किरणें बगीचे को स्पर्श करने लगी, तो अपने शरीर पर भी उन किरणों की छुअन महसूस करने के लिए अपने को रोक ना पाई और बगीचे में चहलकदमी करने लगी। तभी पीछे से अनुराग ने पुकारा। मैंने सोचा यही सही मौका है अनुराग से बातें करने का। कुछ औपचारिक बातों के बाद मैं सीधे मुद्दे पर आ गई। अनुराग, सुप्रिया ने कितनी खूबसूरती से घर और बच्चों को संभाला है और उन्हें बड़ा किया है ना। हाँ दीदी, रिश्तेदारों में अपने आप को साबित करने के लिए सुप्रिया को न जाने कितनी बार अग्नि परीक्षा से ही होकर गुजरना पड़ा। उसकी बदौलत तो निश्चिंत होकर मैं नौकरी में अपना ध्यान लगा सका। सुप्रिया के योगदान को मानते हो ना अनुराग? फिर क्या तुमने कभी उसे वह सब कुछ दिया जिसकी वह हकदार है? चौंक कर देखा अनुराग ने मेरी तरफ। क्यों दीदी, मैंने उसे क्या कुछ नहीं दिया? एक आरामदायक घर, पैसा, अपनी इच्छानुसार जीने की छूट, और क्या चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए? अनुराग, एक स्त्री भौतिक सुख सुविधाओं से बढ़कर अपने पति के सानिध्य की भूखी होती है। अपना संकोच छोड़कर तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी सुप्रिया को अपने अंक में भर कर उससे टूटकर प्यार किया? क्या उसे प्यार वैसा देते हो जैसा तुम आकृति को दिया करते थे? दीदी, क्या सुप्रिया ने आपसे कुछ कहा है? यही तो विडंबना है अनुराग कि एक नारी अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी। उसकी व्यथा को तुमको खुद समझना होगा। उसकी भी तो शारीरिक ज़रूरतें हैं जिन्हें सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। मुझे लगता है तुम अभी भी आकृति को भुला नहीं पाए हो। आकृति तुम्हारा अतीत थी और सुप्रिया तुम्हारा वर्तमान। अतीत को वर्तमान पर हावी मत होने दो। इससे पहले कि सुप्रिया को अपना अस्तित्व बिखरता हुआ महसूस होने लगे, उसके साथ अकेले में वक्त बिताओ, उसे प्यार दो। काफ़ी देर तक सोच में डूबा रहा अनुराग। मैंने उसे झकझोरा तो वह बोला, दीदी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आप चिंता ना करें, मैं सुप्रिया को उसका हक दूंगा। बातों ही बातों में अनुराग ने बताया कि अनुराधा
कि अनुराधा किसी विदेशी लड़के को चाहती है। शुरू शुरू में तो वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, पर सुप्रिया ने समझाया था उसे कि लड़का पढ़ा लिखा और होनहार है, और फिर अनुराधा इस रिश्ते को लेकर गंभीर है। इसीलिए हमें अनुराधा का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सुप्रिया की इस सोच ने फिर मुझे उसका कायल बना दिया। मैंने कहा, सुप्रिया बिल्कुल सही कहती है अनुराग, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। धूप तेज हो गई थी। हम घर के अंदर आ गए। सुप्रिया और अनुराग भारत आकर सभी रिश्तेदारों के सामने अनुराधा की शादी करना चाहते थे। विदेश में बैठे बैठे ही अनुराग ने कंप्यूटर द्वारा मुंबई में शादी करने के लिए जगह, खान पान आदि का प्रबंध कर लिया। नियत दिन से 2 दिन पहले सब भारत आए। दिल्ली से मेरे माँ पापा, मौसी जी को लेकर मुंबई आए। एकांत मिलने पर सुप्रिया ने मुझे बताया कि अनुराग बहुत बदल गया है और उसका बहुत ख्याल रखता है। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सुप्रिया की आंखों में चमक पहले ही देख ली थी। नियत दिन पर अनुराधा का विवाह हो गया। विवाह में उपस्थित सभी रिश्तेदारों को धन्यवाद देते हुए अनुराग ने सार्वजनिक रूप से सुप्रिया की दिल खोलकर प्रशंसा की। सुप्रिया ने संकोच से सिर झुका लिया, पर वह बहुत प्रसन्न थे। मैं सोचने लगी कि देर से ही सही, उसे न्याय तो मिला। आज अनुराधा की शादी करके उसने अनुराधा के प्रति अपना यह कर्तव्य भी पूरा कर लिया था। उसने यह साबित कर दिखाया था कि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। सुप्रिया आज सबकी नज़रों में ऊपर उड़ गई थी। मेरे मुख से बरबस निकल पड़ा, सुप्रिया तू धन्य है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।